जय हिंद एवरीवन। अपने सेकंड टॉपिक पर आते हैं। सेकंड टॉपिक आज का रहेगा हमारा ग्रीन ग्रोथ, जिसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं, जो आपके ग्रुप डिस्कशन के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें क्या है, आप चाहे एसएसबी की तैयारी कर रहे हो या फिर एयरफोर्स या जनरल लाइफ में भी यदि आपको टॉपिक की एक अच्छी नॉलेज चाहिए तो इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल सकती है। इसके फैक्टर क्या रहेंगे या इसमें हम क्या पॉइंट डिस्कस करने वाले, इंट्रोडक्शन, चैलेंजेस, ग्रीन ग्रोथ को आगे इम्प्लीमेंट करने के लिए या फिर इसे प्रमोट करने के लिए क्या-क्या चैलेंजेस हैं या फिर फेस कर रहे हैं, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, ग्लोबल कोऑपरेशन, बेनिफिट्स एंड कंक्लूजन। फिर लास्ट में हम कंक्लूजन भी देखेंगे कि किस तरीके से आगे हम इसका फायदा उठा सकते हैं। तो कंप्लीट डिटेल रहने वाली है इसमें। इससे पहले हम टॉपिक को अपलोड कर चुके हैं, उस टॉपिक को भी आप देख लेना मेक इन इंडिया पर, और आगे ऐसे ही टॉपिक आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। यदि आपको कोई भी टॉपिक है जो जिसके बारे में आप नॉलेज चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रागीर फॉर यू पर मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम सभी को। पहले हम जान लेते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, या फिर सबसे पहले आपके दिमाग में यही आया होगा कि ग्रीन एनर्जी आखिर है क्या, या फिर ग्रीन ग्रोथ किसके बारे में डिस्कशन करता है। तो इस स्लाइड में आपको कंप्लीट डिटेल ये रहने वाली है, ओवरव्यू हो जाएगा कि अच्छा इसके बारे में हम बात करते हैं ग्रीन ग्रोथ में, और क्या क्या बेनिफिट रहेंगे, क्या चैलेंजेस है, वो सब भी हम बात करेंगे। तो पहले जान लेते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं। वो है हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, वेव एनर्जी, टाइड एनर्जी, tidal एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोमास एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एंड वाइंड एनर्जी। ये सब वो एनर्जीज है गाइज, दोस्तों, जो हमारी ग्रीन ग्रोथ को इम्प्रूव करती हैं, जहाँ पर एनवायरनमेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होती और ना ही कुछ परेशानी होती है। ये इको फ्रेंडली होती है और ये रिन्यूएबल एनर्जी है, जिन्हें रीयूज किया जा सकता है और जो हमें प्राकृतिक नेचुरली ही मिली हुई है। तो बस वन बाय वन हम इनका किस तरीके से यूज कर सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट पे या फिर देश की ग्रोथ में, वो जानते हैं। फर्स्ट, हम किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले यूज करते हैं इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में हम उसका ओवरव्यू समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये टॉपिक क्या डिमांड करता है या फिर क्या क्या इसमें इंक्लूड हो सकता है, तो उसे हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। तो इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन में क्या आएगा वो जानिए। ग्रीन ग्रोथ इज एन अप्रोच टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट emphasizes द सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए, मैं अभी समझा चुका हूँ या फिर मैंने अभी बताया कि ग्रीन ग्रोथ में मेनली वो चीजें आएंगी जो हमारे नेचुरली रिसोर्सेज होंगे और जो हमें एनवायरनमेंट से मिले हुए हैं, नेचर के थ्रू हमें मिले हुए हैं, उन्हें हम ग्रीन ग्रोथ में अप्लाई करेंगे। तो उनके डेवलपमेंट में के एम्फेसाइजेस को ही हम ग्रीन ग्रोथ कहते हैं। एंड द रिडक्शन ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन। यस, एज यू नो गाइज, आप जानते होंगे कि ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन से हमारा जो एनवायरमेंट है वो पोल्यूटेड हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो, और हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो खत्म होते जा रहे हैं। तो बस उसको स्टॉप करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए हमें ग्रीन ग्रोथ पर वर्क करना होगा। द एम इज टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एन मैनर दैट does not threaten the capacity of future generation to fulfill their requirements. Yes, हमें ये भी चीज देखना होगा कि जो हमारे पास रिसोर्सेज है उनका इस तरीके से यूज करें कि हमारे फ्यूचर जनरेशन को उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में कोई परेशानी ना हो। जस्ट लाइक कि यदि आप कोल पर डिपेंड रहते हैं तो वो एक ना एक दिन खत्म हो जानी है। यदि आप पेट्रोल पर डिपेंड रहते हैं तो पेट्रोल भी एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। बट क्या एक ऑप्शन है हमारा सोलर एनर्जी, क्या ये कभी खत्म हो सकती है जब तक अर्थ है? नहीं। तो हम कुछ ऐसा वर्क करें कि इनका यूज करना सीख जाए, इनके यूज से हम अपने डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएं, ताकि फ्यूचर में कभी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने में दिक्कत ही ना हो। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है द ग्रीन ग्रोथ concept emphasizes the
importance to of improving resources efficiency, investing in renewable energy resources, and promoting sustainable production and consumption patterns. देखिए, ग्रीन ग्रोथ जो है वो एम्फसाइज करती है किसके इम्पोर्टेंस को, इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग की किसमें, रिन्यूएबल एनर्जी में, प्रमोट करने में, सस्टेनेबल प्रोडक्शन में। देखिए सस्टेनेबल का मतलब होता है लगातार चलते रहना, ठीक है, और कंजप्शन में। तो उस सब पर हम एम्फसाइज करते हैं किसके थ्रू, ग्रीन ग्रोथ के थ्रू। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी हेडलाइन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इन ग्रीन ग्रोथ। मतलब हम ग्रीन ग्रोथ स्टार्ट तो करना चाहते हैं, बट उसमें इनोवेशन क्या होंगे और क्या हमें टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होगी वो जान लेते हैं। देखिए ग्रीन ग्रोथ ऐसा तो नहीं है कि ऑटोमेटिकली ही यूज में आ जाएगी ह्यूमन के, नहीं, उसके लिए इनोवेशन भी होंगे, इन्वेस्टमेंट भी होगा, और कुछ चीजें डेवलप भी की जाएंगी किसके थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू। और उसका सही यूज यदि हम ग्रीन ग्रोथ में लगा दें तो शायद हम उन टारगेटों को अचीव कर पाएंगे जो हम चाहते हैं। इसमें देखते हैं टॉपिक में, इस हेडिंग में क्या है, द सक्सेस ऑफ ग्रीन ग्रोथ इज हेवीली रिलायंट टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इनोवेशन। जी बिल्कुल, द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इज दिस, कि जो हमारी सक्सेस है ना ग्रीन ग्रोथ की, वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है किस पे, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट में और इनोवेशन में। क्योंकि जब तक नई चीजें नहीं बाहर निकल कर आएंगी तब तक हम ग्रीन ग्रोथ को आगे नहीं बढ़ा सकते, या फिर ग्रीन ग्रोथ में हम वर्क नहीं कर सकते। जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जीज है उन्हें हम किस तरीके से यूज कर पाए, उनके लिए टेक्नोलॉजिकल होना जरूरी है। दिस इंक्लूड द डेवलपमेंट री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक वाइंड, सोलर एंड हाइड्रो पावर। देखिए पहले इन तीनों पर हम बात करते हैं कि ये हमारी अवेलेबल तो है आज से 1000 साल, 2000 साल, लाख साल, मतलब जब से अर्थ है तब से ये हमारे पास प्रेजेंट है। क्या, वाइंड, सोलर एंड हाइड्रो पावर। बट इनको पावर में कैसे कन्वर्ट करें, इनको एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करें और कैसे हम अपने यूज में ले, वो डिपेंड है। और वो डिपेंड किस पर है, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा होगी उस तरीके से हम उनका यूज कर पाएंगे। आप अपनी जनरल लाइफ में ले तो पहले हाइड्रो पावर कम स्टेब्लिश होती थी, लेकिन अब फोकस ज्यादा करके उन्हें बनाया जा रहा है और उनसे एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर कुछ भी हो। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और कमर्शियल एनर्जी में चेंज करके हम उनमें अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं। तो सेम उसी में ही है, विच प्रोवाइड क्लीनर अल्टरनेटिव्स टू फॉसिल फ्यूल। यस, देखिए आप जान पा रहे होंगे अब सबसे ज्यादा देश जो डिपेंड रहते हैं वो फॉसिल फ्यूल्स पर रहते हैं, बट ये लिमिटेड रिसोर्सेज है और इनके नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं हमारे एनवायरनमेंट पे। तो इसको रिप्लेस करने के लिए हमें इन एनर्जीज पर वर्क करना पड़ेगा, दैट इज द अल्टरनेटिव्स। ओके, इट आल्सो encompasses improvement to in energy efficiency, waste reduction and sustainable infrastructure। जी, इससे ही हम क्या कर सकते हैं कि एक सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बिल्ड कर सकते हैं। तो these innovations green growth advocates believe that economies can reduce their carbon footprint and environmental impact while still achieving growth। इस जो ये लास्ट हमारा पैराग्राफ था, ये लाइन थी, इस पर ध्यान दीजिए। देयर कार्बन फुटप्रिंट एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट व्हाइल स्टिल अचीविंग ग्रोथ। आप जानते होंगे यदि हमें किसी में ग्रोथ करनी होती है तो कहीं ना कहीं नुकसान होता हुआ जाता है, नेगेटिव में चीजें जाती हैं तब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? यदि हमें अच्छी कार चाहिए और कार का मतलब ये कह सकते हैं कि हमें एवरेज अच्छा चाहिए तो हमें अच्छा पेट्रोल यूज करना पड़ता है, और पेट्रोल यूज करोगे तो उसमें कार्बन एमिशन होगा जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट को डेंजरस पहुंचेगा। इस वजह से हम जब एक तरफ तरक्की करते हुए जाते हैं तो दूसरी तरफ नेगेटिव भी होते हुए जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा फील्ड है जहां पर हम ग्रोथ भी अचीव करेंगे और उसके नुकसान भी नहीं होंगे। समझ पा रहे हो? तो ये टॉपिक इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां पर नेगेटिव होना बहुत कम है बट पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हम बात करेंगे
बेनिफिट्स पर, इसके बेनिफिट क्या क्या हैं? वैसे तो बहुत सारे, देयर आर मैनी पॉइंट टू इंक्लूड इन दिस पॉइंट। इस पॉइंट के सब पॉइंट बहुत सारे हो सकते हैं गाइस, जिनमें हम इतने सारे फायदे गिनवा सकते हैं, इतने सारे बेनिफिट गिनवा सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है ग्रीन ग्रोथ से, बट लिमिटेड है। आप इसमें अपने नोटबुक में अलग से नोट कर सकते हैं, पॉइंट के सब पॉइंट्स बना सकते हैं, जो जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो भी। देखिए, सबसे पहले हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ। बिल्कुल, जब आप देख पाओगे कि यदि एक तरफ हमने कुछ स्टेब्लिश कर दिया और उसमें हमारे एनवायरनमेंट को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही या फिर उसका नुकसान नहीं हो रहा, तो जितनी भी ग्रोथ होगी, जितना भी प्रोडक्शन होगा, वो हमारे सिर्फ इकोनॉमी को इंक्रीज करेगा, कहीं हम दूसरी जगह उसे सुधारने में नहीं लगाएंगे। तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। एंड क्या लिखा हमने? ग्रीन ग्रोथ कैन लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू द creation of new industries and jobs in their renewable energy and sustainable एग्रीकल्चर सेक्टर्स। देखिए, जब आप ग्रीन ग्रोथ के लिए न्यू इंडस्ट्रीज लगाएंगे या फिर ग्रीन ग्रोथ से ही इंडस्ट्रीज लगाएंगे, तो उसमें जॉब क्रिएट होंगी और रिन्यूएबल एनर्जी होगी तो एनर्जी का रीयूज भी कर सकते हैं, है ना? तो इसमें क्या होगा, जो एक्स्ट्रा हमारी स्पेंडिंग होती थी वो कम हो जाएगी, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप ही हो जाती है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन, देखिए, इसमें ये पॉइंट है, इसके सब पॉइंट बहुत सारे होंगे, वो मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। आप अपनी नोटबुक में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, डायरी में लिखना चाहें लिख सकते हैं। एंड दोस्तों, आपको हर टॉपिक के बारे में लिखना चाहिए, अपनी एक नोटबुक होनी चाहिए। इसमें डिटेल से लिखने के लिए जरूरत नहीं है, आप इसकी पीडीएफ हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बट अपने नोट्स जरूर बनाइएगा, ताकि आप अपने ही समझ सकें कि अच्छा, मैंने ये चीजें लिखी थी और इस तरीके से मैं हैंडल कर सकता हूँ। तो एक पॉइंट के भी सब पॉइंट होते हैं, तो जितना मैं बोल रहा हूँ या जितना मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको उसको भी ध्यान देना है। ठीक है, इतना लिखा नहीं जा सकता, बट जब हम डिस्कशन में बैठे होते हैं तो हम कितना भी बोल सकते हैं, यदि हमारे पास उस टॉपिक की इनफ नॉलेज है तो। और इसीलिए मैंने इन सेशनों को आपके लिए बाइलिंगुअल किया है, ताकि आप बेशक इंग्लिश में पढ़ पाए, इंग्लिश में बोल पाए, बट समझने के लिए आपको हिंदी समझाई जा रही है। इन दिस टॉपिक देखते हैं, व्हाई रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन, ग्रीन ग्रोथ कैन इमिटेट mitigate climate change and protect the environment. It can also reduce pollution level, improve air and water quality and protection protect biodiversity. Just guys, listen. I want to share something to you in this topic. इसमें बेशक आपको इतना कम लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन इसकी सब पॉइंट बहुत है, उनको जरा नोट कीजिएगा कि आप एनवायरमेंटल जब प्रोटेक्शन बोलोगे, उसके बाद आपको ये इसके बारे में बताना है कि रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन, हाउ हाउ वी कैन रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन बाय यूजिंग ग्रीन ग्रोथ। ओके, एंड हाउ कैन वी चेंज द क्लाइमेट चेंज या वी मिटिगेट द क्लाइमेट चेंज। You can also speak about this point. Protect the environment. This is the another point. Protect the environment and other क्या हो सकते हैं, also reduce pollution level. This is also a point where you can speak more than 5 minutes. Okay, improve air also. जब आपकी ग्रीन ग्रोथ होगी, जब आपकी जो हमारी सोलर एनर्जीज है या फिर जो नेचुरल रिसोर्स है उनका यूज करेंगे, तो हम एयर को भी इम्प्रूव कर पाएंगे। एंड वाटर क्वालिटी, यस, वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाएंगे। आप सभी जानते होंगे, जो हमारे जितना भी वेस्टेज होता है, उसे क्या करते हैं इंडस्ट्री वाले, जमीन में धरती में होल करके बाय बोरवेल्स उन्हें नीचे हमारी जमीन में भेज देते हैं, धरती में, जिसकी वजह से वाटर क्वालिटीज डैमेज हो जाती है, गलत नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो वाटर पोल्यूट वहां से भी होता है, और वहां से वेस्टेज निकलने वाला पानी जब हमारे तालाबों में मिलता है तो वहां से वेस्ट होता है।
तो इसको हम क्वालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? बाय यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जीज एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स इज बायोडाइवर्सिटी। आप सभी जानते होगे या फिर पढ़ भी पा रहे होगे कि जो हमारी प्रजातियां वो खत्म होती जा रही हैं। बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं जिनकी बिल्कुल जड़ से खत्म हो गई हैं, जिनका कोई अब नामो निशान नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट। और इन डेवलपमेंट की वजह से जो नेगेटिव इम्पैक्ट आया हमारे एनवायरनमेंट पे वो बहुत बड़ा है। आप इसके बारे में भी बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके थोड़े बेनिफिट पर आते हैं। अदर बेनिफिट है हमारा सोशल इक्वलिटी इक्विटी। सोशल इक्विटी में क्या बोल सकते हैं हम, वो जानिए। ग्रीन ग्रोथ कैन promote social equity by creating job opportunities, particularly in rural areas, and improving access to basic services like clean water, sanitization, and energy। देखिए, जब आप सोशली वर्क करोगे या फिर हम मिलकर एक उसके ग्रीन एनर्जी के लिए वर्क करेंगे, तो उसमें क्या होगा, जितने भी समाज के आसपास हैं जॉब क्रिएट होंगी, अपॉर्चुनिटीज आएंगी यूथ के पास। और स्पेशली रूरल एरियाज में जहाँ पर थोड़ी अपॉर्चुनिटीज कम है, वहां भी एक एक्सेस मिलेगा अपॉर्चुनिटीज का या फिर जॉब का, जो वो अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है। इट कैन ऑल्सो इम्प्रूव द हेल्थ एंड वेल बीइंग टू कम्युनिटीज बाय रिड्यूसिंग पोल्यूशन लेवल। यस, दिस टॉपिक इज ऑल्सो अ सेपरेट वैल्यू, पोल्यूशन लेवल। यदि आप ग्रीन ग्रोथ का यूज करके पोल्यूशन लेवल को घटा सकते हैं, तो इसको बिल्कुल इम्प्लीमेंट करना चाहिए और किया जा रहा है। अब आसानी से जो कम्युनिटी है उसकी हेल्थ, देखिए हेल्थ सबसे बड़ी चीज है हमारी लाइफ की। यदि हेल्थ ही नहीं है तो कितनी भी डेवलपमेंट कर लीजिए, किसके लिए करोगे? तो इम्प्रूव द हेल्थ एंड द वेल बीइंग ऑफ कम्युनिटी, बिल्कुल। चलिए, नेक्स्ट है हमारा चैलेंजेस। यदि किसी के फायदे इतने सारे हैं तो चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। यदि चैलेंजेस नहीं होते दोस्तों, तो क्या ये अभी तक बहुत अच्छे लेवल पर चलता नहीं? तो यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके बारे में जानेंगे क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास चैलेंज आता है, वो है हाई कॉस्ट। यस, जो हम चीप चीजों का यूज करके आसानी से इस टाइम पर डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनके इफेक्ट तो है एनवायरनमेंट पर, बिल्कुल है। बट आप उसके साथ ये भी जानिए, यदि आपको ग्रीन ग्रोथ की तरफ जाना है या फिर जो रिसोर्सेज हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज उनका यूज करना है, तो आपको कॉस्ट हाई लगानी पड़ेगी। यहाँ एक प्रॉब्लम है। तो पढ़ते हैं, द ट्रांजिशन टू अ ग्रीन इकोनॉमिक रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट। देखिए, मतलब अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए इन रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एंड ग्रीन टेक्नोलॉजीज। अभी बताया था हमने, टेक्नोलॉजीज होना चाहिए, वो भी ग्रीन, मतलब जो उसको ग्रोथ को अप्लाई करे या फिर जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको हमारे लिए एनर्जी में कन्वर्ट कर सके, वो एनर्जी, वो टेक्नोलॉजी। डेवलपिंग कंट्रीज में फेस फाइनेंशियल चैलेंजेस इन मेकिंग दीज इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल, जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, देखिए जो हम डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो तो इन्वेस्ट कर सकती हैं, ठीक है, वो कर भी रही हैं अपने देश के लिए। बट इंडिया जैसी कंट्री जो डेवलपिंग है फिलहाल, वो अपने जो यहाँ की रिक्वायरमेंट है उन्हें पूरी करे या फिर ग्रीन एनर्जी की तरफ को मूव करे। ये तो तब होता है जब हमारे पास इनफ फंडिंग हो, इनफ हमारा जो फाइनेंशियल बजट हो वो अच्छा हो। बट यहाँ पर प्रॉब्लम आती है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, जिन्हें हमें फाइनेंशियल चैलेंजेस फेस करने होते हैं। अभी मैं वर्ल्ड लेवल पर भी बताऊंगा क्या हिपोक्रेसी चलती है और देशों की। चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजिकल ऑब्स्टेकल्स। टेक्नोलॉजिकल ऑब्स्टेकल्स क्या आएंगे? ग्रीन ग्रोथ रिक्वायर्स द डेवलपमेंट एंड एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज दैट आर करेंटली नॉट वाइडली अवेलेबल। जी, कुछ एनर्जीज हैं, कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जो हमें ग्रीन एंड ग्रोथ की तरफ ले जाएंगी या फिर रिक्वायरमेंट है, बट वो ग्लोबली वाइडली अवेलेबल नहीं है, बहुत ही रेयर है।
जिसकी वजह से शॉर्टेज की वजह से हम अच्छे लेवल पर इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे फिलहाल। दिस कैन पोज टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स टू इम्प्लीमेंटिंग ग्रीन ग्रोथ पॉलिसीज, जो एक बैरियर का वर्क करती है किसमें, ग्रीन ग्रोथ। नेक्स्ट, रोल ऑफ पॉलिसी एंड ग्लोबल कोऑपरेशन। इस पर हम डिस्कस करने वाले कि जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट की हो या फिर ग्लोबली पॉलिसीज हो या फिर ग्लोबल के अदर कंट्रीज का जो कोऑपरेशन है वो कितना मायने रखेगा इस चीज के लिए। इफेक्टिव पॉलिसी फ्रेमवर्क and international cooperation are essential for steering economies towards green growth. This involves implementing policies that encourage sustainable practices such as investments in green technologies, setting environmental regulation, and incentivizing businesses and to adopt eco-friendly operations। देखिए, जब हम बात करते हैं ग्लोबल कोऑपरेशन की, तो उसमें हमें एक पॉलिसी फ्रेमवर्क भी तैयार करना होगा, इंटरनेशनली कोऑपरेशन भी चाहिए और देशों का, जो एक इकोनॉमी को ग्रोथ करे टुवर्ड्स ग्रीन ग्रोथ। और जो हमारा इन्वेस्टमेंट है या फिर अदर जो कंट्रीज हैं उनका इन्वॉल्व बहुत ज्यादा मायने रखता है। आप सभी जानते हैं कि जो हमारी सेमीकंडक्टर्स हैं, जो हमारे सेमीकंडक्टर है वो ताइवान में बनते हैं, और ताइवान उसका हब है बहुत ज्यादा, वही अदर कंट्रीज को उस टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड कराता है या फिर देता है, और असेंबल कहीं और होते हैं, किसी के पास कोई और टेक्नोलॉजी है। जब ये मिलते हैं तब एक प्रोडक्ट निकल कर आता है जिसे हम सोलर पैनल कह सकते हैं। तो यदि एक सोलर पैनल को बनाना है तो उसके लिए सेमीकंडक्टर चाहिए, प्लेट चाहिए, बैटरी चाहिए। तो इन सब का अरेंजमेंट एक कंट्री के पास नहीं है फिलहाल, सभी कंट्रियों को एक साथ आना होगा, इसमें कुछ ना कुछ इंसेंटिव देकर कुछ इनोवेशन करने होंगे, और उसके बाद जाकर एक रेवोल्यूशन आएगा ग्रीन ग्रोथ में। तो इसलिए ग्लोबल कोऑपरेशन का होना बहुत जरूरी है और अच्छे लेवल पर। ग्लोबल कोऑपरेशन इज also vital as environmental challenges extended beyond national borders requires requiring collective action। जी, हमें कलेक्टिव एक्शंस करने होंगे सभी के साथ मिलकर, जिससे पूरी पृथ्वी, पूरे अर्थ का एक बेनिफिट हो सके। अब आप देखिए बड़ी कंट्रीज जो होती हैं जस्ट लाइक यूएसए, इन्होंने क्या किया था, पहले जो हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं अर्थ पर उनका यूज करके, फॉसल फ्यूल हो या कोई भी हो, उसमें क्या किया कि अपनी डेवलपमेंट बढ़ा ली और आज ये डेवलप्ड कंट्री हो गए। इसके बाद ये कहते हैं कि इनका यूज करना बंद कर दीजिए, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनकी क्या गलती, अब तो वो उस स्टेज में आए हैं ना डेवलपिंग में। तो यहाँ पर इन बड़े देशों की हिपोक्रेसी चलती है कि जहां पर इन्होंने यूज करके एनवायरमेंट को गंदा करके आज ये पीछे हट रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप बंद कीजिए। तो आपको इसके बारे में पॉइंट आउट करना है और बताना है अपने डिस्कशन में, जी ऐसा ऐसा भी चलता है, ताकि वो ये बात समझ पाए कि अच्छा इनको ग्लोबली नॉलेज है किसी टॉपिक की। इसके बाद जब फंडिंग की बात आती है, फंडिंग, तो ये कहते हैं इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा। क्यों होगा दोस्तों, आप एक बात मानिए, जो डेवलप्ड हो चुकी हैं, जिन्होंने अर्थ का बहुत ज्यादा मिसयूज करके एनवायरमेंट को पोल्यूट करके अपनी ग्रोथ तो बढ़ा ली, और जो डेवलपिंग कंट्रीज है आज वो ये डिमांड करें कि हमें कुछ हेल्प दीजिए, तो ये कह रहे हैं कि सब बराबर करेंगे, क्यों। तो यहाँ पर इनकी हिपोक्रेसी दिखती है। आप इसको करंट में जानना, इसके बारे में पढ़ना, आपको बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट हम कंक्लूड करते हैं अपने टॉपिक का। कंक्लूजन क्या रहने वाला है वो देखिए। ग्रीन ग्रोथ इज strategy is a strategy for achieving sustainable development that requires a shift in the way we produce and consume goods and services। देखिए ये हमारा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट रहे जो रिक्वायर करता है कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन होगा हमारे गुड्स और सर्विसेज का।
It requires the promotion of sustainable production and consumption practices, investment in renewable energy and the development of sustainable infrastructure. तो ऑलरेडी जो हमारी ग्रीन ग्रोथ रहेगी उसमें सब कुछ कवर होने वाला है। जैसे मैं बात करने वाला हूँ चाहे रिन्यूएबल एनर्जी का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, सब कंजम्पशन, प्रोडक्शन, तो ऑलरेडी सब इसमें कवर रहेगा यदि एक बार हम इस पर वर्क करते हैं तो। द की टू सक्सेस इज टू एस्टेब्लिश अ पॉलिसी फ्रेमवर्क दैट प्रमोट ग्रीन ग्रोथ। यस, हमें जरूरत है ऐसी पॉलिसीज के फ्रेमवर्क की जिसमें हम प्रमोट कर सकें ग्रीन ग्रोथ को। क्रिएट इंसेंटिव्स फॉर बिजनेसेस। यस, जो भी मतलब गवर्नमेंट को ये करना चाहिए और कर भी रहे हैं। इसके लिए आप पॉलिसीज के नेम भी देख सकते हैं जहां पर जो बिजनेस है उनको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं ताकि वो अपने बिजनेस स्टार्ट कर सकें। इसमें कुछ हेल्प दी जाती है, फाइनेंशियल चाहे लोन हो वो प्रोवाइड किए जाते हैं। द इंडिविजुअल्स टू अडॉप्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, एंगेज stakeholders to build capacity and monitor and evaluate process. By implementing a strategy for green growth, we can move towards a more sustainable future. जी हाँ, हम ग्रीन ग्रोथ के थ्रू एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ जा सकते हैं जहां से हम आगे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत कुछ छोड़कर जाएंगे। तो आई होप आपको अब एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, एक विजुअलाइजेशन हो गया होगा इस टॉपिक के बारे में। और इसको इनफ मत समझना दोस्तों। यदि आपको टॉपिक पर और नॉलेज चाहिए तो एक नोटबुक बनाकर इस टॉपिक के बारे में दोबारा पढ़ना, देखना और बताना मुझे कि क्या मैं और हेल्प कर पाऊँ। इसका टॉपिक इसकी पीडीएफ आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं दोबारा से इसी फर्स्ट स्लाइड पर आता हूँ और बात करते हैं। हमने हाइड्रो पावर की बात की, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, हमने वेव एनर्जी, ये भी ग्रीन एनर्जी है, ठीक है, हिडल एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोमास, जियोथर्मल और वाइंड एनर्जी। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इन पर भी आप पर्टिकुलरली एक एक पॉइंट बोल सकते हैं। ये 7 कैटेगरीज आपके सामने लिखी हुई है और भी लिख सकते हैं। तो आप अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए, लिखिए और अपने टॉपिक को और ज्यादा मजबूत कीजिए। यदि आपको पीडीएफ या फिर कोई भी नोटिफिकेशन चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल रागिर फॉर यू को सब्सक्राइब कर लेना, ज्वाइन कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। यदि आपको कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं जहां से आप कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं। अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, फीडबैक देना किस तरह कैसा आपको टॉपिक लगा, क्या क्या हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और आपके लिए ये नॉलेज फायदेमंद रही या नहीं रही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।